Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So this is the fourth lecture of Geography main series on geomorphology. तो पहले के 3 लेक्चर में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिया है और आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है जहाँ पे हम लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। तो लैंडफॉर्म्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो आप पढ़ते ही हो, तो वहाँ का नॉलेज भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए आपने सेपरेट पढ़ा था और मेंस के लिए आप सेपरेट पढ़ोगे। मेंस में बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो मैं आज के लेक्चर में फोकस करूंगा जो मेंस का एनालिटिकल पार्ट है कि अगर आप लैंडफॉर्म पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कौन कौन से कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ताकि उसको आप यूज़ करोगे जब ज्योग्राफी के आंसर में तो आपका आंसर ज्योग्राफिकल लगना चाहिए। और साथ के साथ डायग्राम तो आपको बनाना ही है, मस्ट है। जब भी लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन आए तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, उसके एजेंट ऑफ इरोजन कौन से हैं। मतलब कोई भी लैंडफॉर्म देखो 2 तरीके से बनता है, इधर इरोजन से, इरोजनल एक्टिविटी से, या फिर डिपोजिशन से। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका काम आएगा प्रीलिम्स का नॉलेज, कि आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो कि आपका जो इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एजेंट ऑफ इरोजन, राइट। तो वो आपको अगर पता होगा, उसके बाद हमें देखना है दूसरा चीज़ कि वो किस स्टेज में है, यूथफुल स्टेज में, इस स्टेज में है, मैच्योर स्टेज में है, या फिर ओल्ड स्टेज में। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको डायग्राम बनाना है और जो भी उससे रिलेटेड कीवर्ड्स है। तो इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ आपका मेंशन है ना। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके ज्योग्राफी मेंस के लिए। यहाँ पे हर एक वो एसेंशियल कीवर्ड्स मेंशन है जो कि आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है चीज़ों को, राइट। तो मैं सब सिखाऊंगा, आपके साथ डिस्कस भी करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, और बाकी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं करने के लिए दूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। और हाँ, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ढीला है, तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, राइट, मेंस के लेक्चर में। क्योंकि पता है प्रीलिम्स में तो सब में जोश रहता है, लेकिन मेंस का पढ़ना होता है तो उसमें मेहनत करनी होती है ना, खुद का दिमाग चलाना होता है, तो वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप लिटरली अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो विदाउट मेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मेंस को इग्नोर मत करो, है ना। इन लेक्चर्स को अच्छे से हॉलिस्टिकली कवर करो। हमारा ही प्रयास यही है कि अगर आप इस पर रिलाई कर रहे हो तो आपका सारा काम हो जाए। इस लेक्चर को, ये जितने भी हमारे सीरीज में जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, इनको देखने के बाद आपका बस इतना काम रह जाए कि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आपको, और जो आपके PYQs आ चुके हैं उसको दोबारा से खुद से लिख लेना है विद इन दी टाइम फ्रेम। इतना कर लोगे ना तो एटलीस्ट आप ज्योग्राफी से तो मुक्त हो जाओगे। वैसे ही जो जब हम डिफरेंट आपके सेक्शन कवर करा रहे होंगे तो वहाँ पे भी यही अप्रोच रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो देखो, अब हमने मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मैंने करा दिया है लास्ट के 3 लेक्चर में, ठीक है। अब जो लैंडफॉर्म से रिलेटेड रह गए तो वो हम देखेंगे इसमें, राइट। जैसे हाउ आर दी जॉर्ड्स फॉर्म, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड इस्थमस, और लास्ट में आपका एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागोस। बाकी ये सारा हमने कर लिया है। इसमें से 1-2 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए सारा छोड़ दिया था। मैंने ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट उसके पीछे के डिस्कस कर लिए थे, बस आपको अपने एंड से उसको लिखना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे आंसर, राइट। और अगर लिखते हो आंसर तो अपडेट भी क्या करो कमेंट सेक्शन में, राइट। तो ये PYQ देख लिया आपने। अब देखो, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो अभी इसको आपको नहीं दिमाग लगाना, पहले आप एक बार लेक्चर, आज के लेक्चर कवर कर लो, राइट। उसके बाद आप लेक्चर खत्म होने के साथ ही आपको तुरंत आंसर लिखना है। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ पेन उठाओ और विद इन 7 मिनट्स, अच्छा ये 250 वर्ड का है तो आप विद इन 12 to 15 मिनट्स इसको लिखने का ट्राई करना, राइट। तो मैं जैसा कवर कराऊंगा उसके बाद आप इजीली लिख पाओगे ये जो क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ फ्लूवियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स, सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि डायग्राम और एग्जाम्पल का यूज करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो PYQ कलेक्शन भी आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहो तो आप ले सकते हो, राइट। और बाकी खुद के नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आप लोगे तभी आपका काम होगा। आप अगर लेक्चर के साथ साथ आप खुद के रनिंग नोट्स बना रहे हो, आप इसको और कंसाइज कर दो, है ना, तो आपके लिए काम आसान होगा। क्योंकि मेंस में इवन ये भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। जैसे ये आपका टोटल जो आपका ज्योग्राफी सेक्शन का है ये 200 पेज के करीब का है, राइट। तो मेंस से पहले तो आप 200 पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जब लेक्चर के साथ साथ आप खुद के ही हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ लेक्चर में, उसको नोट डाउन कर लिया करो, ताकि मेंस के एंड में जब आपका मेंस पास हो तो आप आराम से बस वो गिनती के जो 20-30 पेज आप रिवाइज करके और एग्जाम में लिख के आ जाओ, ठीक है। क्योंकि आने आपके वही है 6 से 7 क्वेश्चन है, बाकी और भी GS पेपर में और भी सब्जेक्ट्स है, तो उन पे ही आपको इक्वली फोकस करना होता है, राइट। तो अब देखो, जब हम लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमें एक्सोजेनिक फोर्सेस का ध्यान रखना है। तो ऊपर हमने ऑलरेडी देख रखा है, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, वेदरिंग वगैरह सब हम देख के आ रहे हैं, तो उसी का ये रिपीटेशन है, बस एक काइंड ऑफ आपका रिकैप हो गया। तो एक्सोजेनिक फोर्स में आप क्या देखे थे, डेनुडेशन देखे थे, वेदरिंग देखे थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका कवर्ड हो चुका है।
फिर एजेंट ऑफ इरोजन में देखो कौन कौन से एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं आपके, तो जैसे फ्लोइंग वाटर आपका एजेंट ऑफ इरोजन होता है, ग्राउंड वाटर आपका होता है, विंड होता है, ग्लेशियर होता है और कोस्टल वेव्स होता है। तो इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनसे बनने वाले सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें भी दो कैटेगराइजेशन करेंगे हम, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन। तो आपके टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में इरोजनल लैंडफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, और आपके डिपोजिशनल हो जाएंगे, और इनके बीच का प्रोसेस जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? एजेंट ऑफ इरोजन के थ्रू होगा। इतना समझ आया? अब आओ साइकिल्स ऑफ इरोजन। तो देखो साइकिल ऑफ इरोजन में ना, यहाँ पे आपको ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल में बाकायदा आप थ्योरीज पढ़ते हो, मल्टीपल थ्योरीज पढ़ते हो कि अगर मान के चलो आज के डेट में कोई आप लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो अभी ऐसा है या किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस से बन के आया है, ठीक है, एक साइकिल को फॉलो किया है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, स्कोप होता है, डेविड पैंक, तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होंगे नाम सुने होंगे, ठीक है, एलसी किंग वगैरह। तो यहाँ पे अभी हम थ्योरीज नहीं देखना है, हमें सिंपल सा जो उसका आउटकम है वो हमें देखना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना काम करके चले गए, हमें बस उसका आउटकम पढ़ना है कि हाँ क्या क्या चीज़ है। तो साइकिल ऑफ इरोजन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे वही मेंशन है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म एंड साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। फिर ग्लेशियल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे और इसके साइकिल्स ऑफ इरोजन पढ़ेंगे। फिर मेराइन लैंडफॉर्म पढ़ेंगे और उसके साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ेंगे, राइट। वैसी एरिड और वैसी कास्ट। तो कास्ट में आपके दो टाइप का आप देखोगे, एक तो फ्लोइंग सरफेस वाटर और एक फ्लोइंग अंडरग्राउंड वाटर, राइट। अब शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लूवियल इरोजन से, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट सारा ही है लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड है। तो फ्लूवियन मतलब आपका जो इसमें एजेंट ऑफ इरोजन है वो कौन सा है, तो ये पहचानना आना चाहिए आपको, है ना, वो आपका रिवर है, रिवर स्ट्रीम, राइट। अब यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बताया ना कि यहाँ पे कीवर्ड्स का बहुत रोल रहता है। जब आप मेंस में आंसर लिखते हो तभी आपका आंसर ज्योग्राफिकल लगता है। ह्यूमैनिटीज़, ये पूरा ह्यूमैनिटीज़ तो होता नहीं है ज्योग्राफी में, आपको पता ही है कि ज्योग्राफी क्या है, एमलगेमेशन है ह्यूमैनिटीज़ और साइंस का। तो थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको टेक्निकल कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे को ज्योग्राफी आता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख लो जो आपके फ्लूवियल इरोजन से रिलेटेड है। तो हाइड्रेशन, कोरोजन, एट्रीशन, कोरेजन और एब्रेशन, डाउन कटिंग, लैटरल इरोजन और हेडवर्ड इरोजन। अब क्या क्या मतलब है, सिंपल है, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझते जाना और कोशिश करना इसको खुद से डिफाइन करने का। ये प्रैक्टिस आप करने लग गए ना, और जिस दिन आपको आ गया कि कोई भी मेरे पास टर्म है उसको मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ, मेरे में इतनी पोटेंशियल है, मैं खुद से, मेरी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, राइट, तो आप समझ जाओ कि आपका आधा काम आसान, मेंस का 50% आपका काम हो गया। क्योंकि हर एक डेफिनेशन बना बनाया आप रट नहीं सकते हो। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका हमें याद करना पड़ता है या कुछ कोट्स याद करने पड़ते हैं ताकि वो थोड़ा इंपैक्टफुल लगे। लेकिन जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, तो जैसे मैंने माउंटेन में ही बताया था आपको, कोशिश करो खुद के वर्ड में, खुद के लैंग्वेज में डिफाइन करने का। और ऐसा नहीं है कि खुद के लैंग्वेज में कर रहे हो तो उसका एसेंस खो जाए, है ना। पहाड़ को आप नदी नहीं बना सकते हो, पहाड़ को पहाड़ी रहने देना। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए ना आपको प्रैक्टिस लगेगी और ये एक्सरसाइज किया करो। जैसे आप दूसरे दूसरे गेम खेलते हो ना, तो अगर आप मान के चलो आपका पीयर ग्रुप है कोई, तो 4 बंदे बैठ जाओ और वहाँ पे आप डिस्कस करो। जैसे उनको बोलो कि आप तू माउंटेन डिफाइन करके बता, ठीक है। पता सबको होता है माउंटेन पहाड़ होता है, ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसको डिफाइन करना है तेरे को। अगर मान चलो मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रो लिखना है, तो कैसे करोगे आप? तो ये एक्सरसाइज करके देखना, बहुत मजा आएगा। अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है तो उनके साथ, जो एस्पिरेंट कम्युनिटी होती है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरे पे वर्ड फेंको और बोलो कि ये अपने लैंग्वेज में डिफाइन करके बता। कोई भी वर्ड, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका ज्योग्राफी ही, आप कोई भी वर्ड सोसाइटी से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड नॉर्मल और सिंपल वर्ड देना और उसको बोलना है कि आप डिफाइन करके बताओ। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लव। तो अब आप लव से क्या समझ सकते हो? तो एथिक्स में मान के चलो आता है लव पे, तो आप लव को कैसे डिफाइन करोगे? तो इधर यू विल डिफाइन इट विथ कोट्स और उसका आप कुछ खुद से डेफिनेशन क्रिएट करोगे जो आपको लगता है। और एथिक्स में ज़्यादातर सवाल देखना कैसे पूछा जाता है, जो आपको, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो चलो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, एथिक्स पे नहीं जाना है। तो हाइड्रेशन क्या है? तो हाइड्रेशन नाम से पता लग रहा है कि कुछ पानी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर वियरिंग डाउन रॉक्स, मतलब जो जब आपका पानी फ्लो करता है तो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो जब आपका पानी जब अपने इनिशियल स्टेज में होता है, यूथफुल स्टेज में होता है, तो कहीं पे स्टोर रहता है। तो बहुत हाइट से जब वो नीचे आता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी आपके किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है, कन्वर्ट होता है, राइट। तो वो उस एनर्जी की वजह से अगर आपके जो रॉक्स हैं वो वियर डाउन हो रहे हैं, है ना, या फिर इरोड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन बोल रहे हैं। फिर कोरोजन, तो कोरोजन आप पढ़ते आते हो, केमिकल एक्शन दैट लीड्स टू वेदरिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि सब में वेदरिंग हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम इरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, डिपोजिशन नहीं। तो इरोजन जब भी पढ़ेंगे तो कॉमन कीवर्ड है आपका वेदरिंग। अब वेदरिंग कैसे हो रहा है वो इसमें दिया है। तो इसमें फोर्स ऑफ रनिंग वाटर की वजह से हो रहा है, कोरोजन में आपके केमिकल एक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एट्रिशन में कैसे हो रहा है आपका वेदरिंग या ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स? तो
तो एट्रिशन में हो रहा है कि जब जैसे देखो पानी फ्लो करता है तो उसके अंदर उसमें बहुत सारे आपके लोड पार्टिकल्स रहते हैं, राइट, पेबल्स, ग्रेबल्स, तो वो क्या होता है कि आपस में टकराते हैं, ठीक है, आपस में उनमें फ्रिक्शन जनरेट होती है, आपस में वो लड़ते हैं, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टीयर डाउन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रिशन। और कोरेजन और एब्रेजन किसको बोलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना है ना, एट्रिशन और कोरेजन एब्रेजन सिमिलर सा सुनने में लगता है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो एब्रेजन में मान के चलो अगर आपका रिवर फ्लो कर रहा है तो वो किसी स्ट्रक्चर से फ्लो कर रहा होगा, राइट, तो मान के चलो फॉर एग्जांपल ये रिवर है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, तो जैसे एग्जांपल ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से निकालो रिवर को ताकि इसमें एनर्जी रहे, है ना, नीचे जब वो अपने मैच्योर स्टेज में आ जाएगी तो उसमें एनर्जी उतनी नहीं रहती है। तो अगर यहाँ पे नीचे आपके बड़े बड़े पेबल्स है, ठीक है, और रिवर के साथ भी तो कुछ आ रहे होंगे ना आपके मटेरियल, तो जब वो रिवर वाले मटेरियल जब एग्जिस्टिंग मटेरियल से टकराएंगे, ठीक है, इनसे टकराएंगे, इनसे कोलाइड करेंगे, तो इनमें ब्रेक डाउन होगा, वियरिंग डाउन होगा, उसी को हम बोल रहे हैं एब्रेजन। तो डिफरेंस क्या था एट्रिशन में, एट्रिशन में हम बोल रहे थे इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपने में टकरा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पानी वाले पार्टिकल है वो आपस में टकरा के टूट रहे हैं तो उसको एट्रिशन बोल रहे हैं। और जब पानी वाले जो आपके पार्टिकल्स हैं वो जब आपके स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर से आपका रिवर फ्लो कर रहा है उस स्ट्रक्चर के पार्टिकल से टकरा रहे हैं तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एब्रेजन बोल रहे हैं। सो सॉलिड रिवर लोड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट रॉक एंड वियरिंग देम डाउन, राइट, तो ये डिफरेंस याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट आपका, तो यूज कर सकते हो आप एट्रिशन कोरेजन, आप यूज करोगे एग्जाम में कीवर्ड, जब अगर आपके इरोजनल लैंडफॉर्म फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। फिर डाउन कटिंग, तो नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज़ डाउनवर्ड कट कर रही है, राइट, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कोई चीज़ अगर आपकी कटिंग हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं डाउन कटिंग। और इसमें एजेंट ऑफ इरोजन सब में कॉमन है, फ्लूवियल, राइट, तो इरोजन ऑफ द बेस ऑफ ए स्ट्रीम इट लीड्स टू वैली डिपनिंग। तो आप जब देखते हो वैली, तो देखो वैली आपका इनिशियली नहीं रहता है फॉर्म, मान के चलो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, शुरू में ये अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर रहा होगा, राइट, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। तो मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक एक चीज़ रटने बैठो, आपको एक बार समझ आ जाएगा ना तो आप एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आपको खुद से लिखना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे डेफिनेशन बने बनाए नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो अगर आप खुद से अगर कोई चीज़ डिफाइन कर दोगे ना तो मैं बता रहा हूँ आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो देखो मान के चलो जब इनिशियल स्टेज में रहता है लैंडफॉर्म कोई अपना, तो ये मान के चलो ये अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का, या फिर माउंटेन के फॉर्म में भी ले सकते हो आप, राइट। अब यहाँ पे मान के चलो कोई आपकी स्ट्रीम ओरिजिनेट हुई, तो ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है बहुत एनर्जी के साथ, राइट, तो वो ओवर द टाइम क्या करेगी, कट करेगी, तो ये क्या करने लगेगी, इरोड करने लगेगी, राइट, फिर यही धीरे 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 कट डाउन करके, अगर सेम लैंडफॉर्म का अगर आप इवोल्यूशन ले लोगे, राइट, तो ये आपका ऐसे फ्लो होने लगा। तो मैं यहाँ से दिखा रहा था, आप ये डायरेक्शन ले लो, ठीक है, ताकि आपको विजुअली अच्छा और अच्छे से समझ आए। ये डायरेक्शन ले लेते हैं हम, मान के चलो आपकी यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हुई ग्लेशियर वगैरह से और यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये इनिशियल फेज़ है जिसको आप यूथफुल स्टेज बोलते हो। अब ये मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब ओवर द टाइम आपकी फ्लो हो रही है, तो ये, और यहाँ पे मान के चलो जहाँ से फ्लो हो रही है वहाँ पे सॉफ्टर रॉक्स प्रेजेंट है, तो क्या करेगी, धीरे 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 इरोड करेगी। और आपको पता ही है कि रिवर में बहुत एनर्जी स्टोर होता है, राइट, तो ओवर द टाइम उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का लैंडफॉर्म आपका बन के आएगा, ठीक है, ये, और यहाँ से आपके बीच से रिवर फ्लो हो रही है, अब क्या है थोड़ा नीचे चली गई, राइट, वैसे धीरे 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 करके आपका एकदम ऐसा शेप बन जाएगा। ये आपका लैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ से आपकी रिवर फ्लो हो रही है, राइट, ये, तो इसी को हम आगे जब देखते हैं कैनियन वगैरह आप पढ़ोगे तो यही होता है आपका प्रोसेस, राइट। वैसे माउंटेन में अगर मान के चलो यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही थी, ठीक, तो ये छोटा सा वी शेप वैली दिख रहा है आपको, लेकिन यही ओवर द टाइम, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स में ये क्या करेगी, इरोड करते 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 इन माउंटेन्स को कैसे कर देगी, ऐसे, ये पूरा प्रॉपर वी शेप हो जाएगा, है ना, ये इरोड करते करते ऐसे शेप हो जाएगा। तो अब जो रिवर का फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है, काफ़ी लोअर लेवल पे, पहले यहाँ ऊपर से फ्लो हो रही थी, फिर धीरे धीरे कट डाउन करते 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 वर्टिकल इरोजन करते करते नीचे आ गई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाउन कटिंग। अब आगे अलग अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखो लैटरल इरोजन।
तो लैटरल इरोजन मतलब कि कोई चीज़ लैटरली इरोड हो रही है। तो डाउन कटिंग में हम क्या देख रहे थे कि डाउन कटिंग में सिंपली वर्टिकली आपका चीज़ें इरोड हो रही थी। ऐसे अगर 3D में देखो तो ये मान के चलो ये रिवर थी, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकली इरोड कर रही है, तो आपका क्या बन के आ रहा था, ये बन के आ रहा था स्ट्रक्चर, राइट। और वैसे ही जब लेटरल इरोजन हो रहा है तो आपकी वैली वाइड हो रही है। तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ना, ये अगर एग्जैक्टली बोले तो ये आपका एग्जांपल है लेटरल इरोजन का, लेटरल इरोजन। तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर यहाँ से भी कट डाउन होने लगा, यहाँ से भी, तो यही आपका वी शेप्ड वैली बन जाएगा। तो जब वैली आपकी वाइड हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी कॉम्पैक्ट थी, यहाँ पे वाइड हो गई, इसी को हम बोल रहे हैं लेटरल इरोजन, मतलब इरोजन आपके इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और ये डाउन कटिंग में आपके इस डायरेक्शन में इरोजन हो रहा था। उसके बाद आता है हेडवर्ड इरोजन, राइट। तो नाम से ये भी पता लग रहा है, इरोजन एट द ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रीम चैनल विच कॉजेज ओरिजिन टू मूव बैक अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो एंड सो कॉजेज द स्ट्रीम चैनल टू लेंथन, राइट। हेडवर्ड इरोजन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, देखो हमने ये डाउन कटिंग में देखा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड कट हो रहा था, लेटरल में देखा हमने आपकी वैली वाइडनिंग हो रही है। वैसे जो आपका हेडवर्ड इरोजन होता है तो इसमें क्या होता है सीन कि मान के चलो यहाँ से आपकी ओरिजिन थी रिवर की, राइट, और यहाँ से आपकी रिवर फ्लो हो रही है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पीछे के साइड भी कटिंग होने लगेगी, ठीक है, हेड पे जहाँ से आपकी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। तो जब हेड पे कटिंग होने लगेगा तो आज से हम 1000 ऑफ ईयर्स बाद देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ओरिजिन यहाँ से ना होके यहाँ से हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अब इसका हेड है प्रेजेंट में ये पीछे चला गया, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे, इरोजन एट द ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रीम चैनल विच कॉजेज द ओरिजिन टू मूव बैक। तो ये ओरिजिन जो है आपका मूव बैक कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बैक साइड भी आपका इरोजन हो रहा है, हेडवर्ड है ना, हेड के साइड, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो एंड सो कॉजेज द स्ट्रीम चैनल टू लेंथन। तो इससे आपका क्या होता है, स्ट्रीम चैनल का लेंथ भी बढ़ जाता है, राइट। और आज से 1000 साल बाद देखेंगे या मान के चलो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ बल्कि यहाँ से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके हेडवर्ड इरोजन ने लेंथ इंक्रीज कर दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। बाकी देखो जो भी मैं समझाता हूँ ना तो ये मेरा वे है समझाने का। अब हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ ना आ पाए या कनेक्ट ना कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि सबकी इंटेलेक्ट लेवल अलग अलग है, राइट। तो मैं आपके इंटेलेक्ट पे डाउट नहीं कर रहा, बट बहुत बहुत बार होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझ आती है और बहुत बार होता है कि किसी को बहुत टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ करूँ, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ करूँ, ताकि जो भी ऑडियंस देख रही है दोनों टाइप की ऑडियंस का पर्पस सॉल्व हो जाए, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ना, आप पूछ लिया करो। आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में भी जब आप कमेंट करते हो तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो आप एकदम बेझिझक डाउट पूछा करो, मैं आपको एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। अब आगे आओ इवोल्यूशन में, राइट। तो हमने इरोजन देख लिया, फ्लूवियल इरोजन, उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स देख लिए, है ना, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस में। अब यहाँ पे इवोल्यूशन देखना है, तो इवोल्यूशन में हम जनरली स्टेजेस ऑफ इरोजन पढ़ेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ कीवर्ड है, देख लो आप। तो स्प्लैश है पहले, तो स्प्लैश आप सुनते भी हो ना कि फेस पे स्प्लैश मार रहे हैं, ठीक है। तो अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन द सर्फेस एंड डिस्टर्ब्स द सेडिमेंट्स क्रिएटिंग अ टाइनी क्रेटर ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइंड ऑफ आपका जो पॉट होल्स देखते हो ना उसके एग्जाम्पल हो गए। तो जब आपका वाटरफॉल जो होता है वो जब गिरता है ज़मीन पे तो वो क्या करता है, एकदम उससे छींटे निकलते हैं ना, स्प्लैश निकलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और उसके बाद क्या करता है कि आसपास के जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं उसको क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है उनके कॉम्पोजिशन को और क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब यहाँ पे मेरे को आप कमेंट में टाइप करके बताओगे क्रेटर क्या होता है। हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ा था, राइट। तो कमेंट में टाइप करके लिखना, टाइम स्टैम्प लगाना और लिखना क्रेटर, और उसके बगल में सामने डेफिनेशन लिखना। कोशिश करना खुद से डेफिनेशन देने का, मतलब नेट से चैट जीपीटी से निकाल के मत दे देना, क्योंकि जो आप मेंस में लिखोगे अगर आता है वही आप डेफिनेशन देना, राइट, जो आपके माइंड में आ रहा है, एकदम सिंपल से सिंपल। फिर शीट, तो शीट क्या होता है आपका, अ शीट ऑफ वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस एंड कैरीज अवे द लूज सेडिमेंट ऑफ द टॉप सॉइल। तो शीट आप देखते हो ना तो वो कैसे रहता है, ऐसा रहता है शीट, है ना। तो जब आपका रिवर फ्लो करता है तो वो लेयर ऑफ सॉइल को क्या करता है, इरोड कर देता है। तो आपके सॉइल का भी लेयर हमने पढ़ रखा है ना प्रीवियस लेक्चर्स में, ये सीरीज में नहीं, आपका जब इंडियन ज्योग्राफी मैंने कवर कराया था और पीवाई की सीरीज। तो सॉइल में आप डिफरेंट लेयर देखते हो, ए बी, और सबसे ऊपर का लेयर आपका ओ होता है, राइट। तो मान के चलो जब रिवर फ्लो कर रही है तो क्या करेगी, मान के चलो एक लेयर पहले हटा दी, फिर धीरे दूसरा लेयर हटाई, तो उसी को हम शीट इरोजन भी बोलते हैं। तो इससे आप शीट से रिलेट कर सकते हो, जो पेज का शीट होता है, राइट, आपके इस टाइप के शेप में होता है। फिर आपका गली, तो गली इरोजन भी हमने देख रखा है, ठीक है। तो अ नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर क्रिएट्स अ शैलो वैली नोन एज गली। तो जब आप इंडिया में चंबल का एग्जाम्पल देखते हो,
राइट, जहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी है, वो किसके वजह से, आपके गली इरोजन की वजह से, राइट, बैडलैंड टोपोग्राफी। इसीलिए यही कारण है कि ये आपका काफ़ी सूटेबल ग्राउंड था घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपका स्ट्रीम, तो स्ट्रीम हम रिवर्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ना, रिवर के लिए स्ट्रीम वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो द इरोजन बाय रिवर्स विथ अ कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रीम। अब आ जाओ स्टेज ऑफ इरोजन में। अब 3 स्टेज मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। तो यूथ स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है और आपका ओल्ड स्टेज होता है, ठीक है। तो यूथ स्टेज में देखो, कोई भी जब जवान होते हैं, आप जब जवान होते हो तो आप में एनर्जी क्या होती है, पीक लेवल पे होती है ना। कुछ भी कर जाए, आप जैसे छोटे बच्चों को देखोगे तो थकते ही नहीं है ना, खेलते ही रहते हैं। तो वैसे जो रिवर का भी होता है यूथफुल स्टेज होता है, जब वो नया नया ओरिजिनेट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसका रीज़न क्या है, तो आप खुद सोचो, मान के चलो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके रिवर्स होते हैं। तो कुछ रिवर्स तो हैं कि जो लैंडफॉर्म के पहले से ही फ्लो हो रही हैं, राइट। तो आगे अभी हम ड्रेनेज पैटर्न करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। लेकिन अभी बेसिक समझ लो कि मान के चलो कोई रिवर तो आपके लैंडफॉर्म के ओरिजिनेट होने से पहले ही फ्लो कर रही है, उस जिनको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, है ना, एंटीसीडेंट रिवर। और कुछ जो रिवर हैं वो आपके जब लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया उसके बाद से फ्लो होना शुरू हुई। तो इन केस एग्जांपल लो, मान के चलो हिमालय आपका ओरिजिनेट हुआ, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो वहां से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है, राइट। तो रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो उतने हाइट पे, हिमालय का तो हाइट अभी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अगर कोई रिवर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है और कोई रिवर अगर आपके मान के चलो अरावली से ओरिजिनेट हो रही है, तो अरावली भी आपका फोल्ड माउंटेन है, लेकिन वो क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो आपके प्री कैम्ब्रियन टाइम पे बना हुआ है, राइट, अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स हो। तो उस वहां से जो रिवर निकलेगी और जो आपके हिमालय से रिवर निकलेगी, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, हिमालय वाले रिवर में ज़्यादा एनर्जी होगा। क्यों ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, राइट। तो हाइट ज़्यादा होने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। आप पढ़ के आए हो ना साइंस में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो आपके हाइट पे डिपेंड करता है एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को हाइट पे स्टोर करोगे उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है। फिर सेम एनर्जी जब रिवर आपके नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप अगर एग्जाम में मतलब बोलते हैं ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो अगर आपको स्टेजेस ऑफ इरोजन समझाना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यूथफुल स्टेज में। क्यों, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप पढ़ते हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वही पोटेंशियल एनर्जी आपके किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो यूथफुल स्टेज हो गया। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अब यहाँ पे आपको रटना नहीं है, एनालिटिकल पार्ट है ना, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ज़्यादा क्लिम्स नहीं है। क्लिम्स होता तो हम स्पेसिफिक आपके डिटेल्स पे फोकस करते, यहाँ पे आपको पहले चीज़ों को समझना है। तो जब आप मान के चलो यूथफुल स्टेज में आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो सामने कुछ भी आएगा क्या होगा, आप तोड़ दोगे, है ना। आप में बहुत एनर्जी है। किसी से भी बोलते हैं ना कि जो आप देखते हो जो यूथ्स है किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे एकदम बोलते हैं ना अपना एकदम दम खम दिखाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये जवान है, बोलते हैं ना गर्म खून है, इसीलिए। तो वही सेम चीज़ है कि जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में रहती है तो इसके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आता है सबको उड़ा देगी। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जो आपके लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे ना वो आपको देखने को मिलेंगे वी शेप्ड वैली, डीप गॉर्जेस, ठीक है, इस टाइप का आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन वही रिवर जब आपके ग्राउंड लेवल पे आ जाती है तो वो किस में आ जाती है, अपने मैच्योर स्टेज में आ जाती है। मैच्योर स्टेज में आ जाती है तो अब उसमें धीरे धीरे एनर्जी कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड पे आ गई है, राइट। अब उसके पास उतनी हाइट नहीं है। तो अब जो लैंडफॉर्म धीरे धीरे क्रिएट होंगे तो वो आपके डिपोजिशन वाले लैंडफॉर्म क्रिएट होना शुरू होंगे। तो आगे हम लैंडफॉर्म जब देखेंगे तो सारे में एक ही बस एक्सेप्शन है कि जो आपके यूथफुल स्टेज में एक ही डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म बनता है वो है एलुवियल फैन। उसके अलावा जितने भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो आपके मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में ही फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ आप पढ़ लो, रीड कर लो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। यंग रिवर क्लोज टू देयर सोर्स टेंड टू बी फास्ट फ्लोइंग, वेरी हाई एनर्जी इन्वायरमेंट विथ रैपिड हेडवर्ड इरोजन, राइट। तो आप देखो यहाँ पे आप ये टर्म आ रहा है। अब मान के चलो ये टर्म नहीं पढ़े होते तो आपको समझने में दिक्कत आती, लेकिन अब आपको पता लग गया कि हेडवर्ड इरोजन मतलब कि जो ओरिजिन है वो अब मूव अवे हो गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। डिस्पाइट द हार्डनेस ऑफ रॉक ओवर दे मे फ्लो, तो ये हार्ड रॉक भी होंगे तब भी ये इरोड कर देंगे उसको। फिर स्टीप साइडेड वी शेप वैली, वाटरफॉल्स और रैपिड, इस टाइप के लैंडफॉर्म आपके बनते हैं यंग स्टेज में। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, वी शेप वैली, डीप गॉर्जेस, वाटरफॉल्स और रैपिड्स। फिर मैच्योर स्टेज, तो मैच्योर स्टेज में आप धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो पहले रिवर नॉर्मल स्ट्रेट फ्लो कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी तो ये थोड़ा सा मियांडर करने लगेगी, ठीक है। सो मैच्योर रिवर्स आर लोअर एनर्जी सिस्टम, तो ये कीवर्ड ध्यान रखना, लोअर एनर्जी, ठीक है। देन इरोजन टेक्स प्लेस ऑन द आउटसाइड ऑफ बेंड्स क्रिएटिंग लूपिंग मियंडर्स इन द सॉफ्ट एलुवियम ऑफ द रिवर प्लेन।
राइट। तो ये जब आपके प्लेन से फ्लो हो रही हैं तो ये मियांडर कर रही हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका साइड साइड में डिपोजिशन हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, राइट, ये साइड साइड में डिपोजिशन हो रहा है। और इसी से आगे आप देखोगे ऑक्सबो लेक जैसा फीचर जो है वो देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको जो रिवर क्लिफ लिख रहा है, राइट, तो क्लिफ क्या होता है ये सब हम जब कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पे दे रखा है लैटरल इरोजन, तो देख लो ये लैटरली आपका इरोड कर रहा है। तो पहले मान के चलो ये रिवर का था फ्लो, ठीक है। फिर ओवर द टाइम धीरे 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 इसने अपना एक्सटेंट बढ़ाया, विड्थ बढ़ाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हो जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। फिर देखो ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में क्या है कि इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई है, राइट। अब ये सी से मिलने जा रही है, इसका मिलन होने जा रहा है फाइनली सी से, अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई। तो जब लोग रिटायरमेंट के एज में आ जाते हैं ना, तो बस वही है कि रिवर का ये रिटायरमेंट एज है, राइट। तो अब एनर्जी कम है, अब जी लिया अपनी ज़िंदगी, तो जो भी था हमारे पास उसको अब क्या करते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही वैसे ही रिवर को रिलेट करो। मैं अभी थोड़ा रिवर को पर्सोनिफाई कर दिया, राइट। तो जैसे इंसान अपना जब बूढ़ा हो जाता है, सब चीज़ त्याग देता है, संन्यास का जीवन जीने लगता है, वैसे ही जो रिवर अपने ओल्ड स्टेज में चली जाती है तो ये क्या करती है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती है, डिपॉजिट कर जाती है और फाइनली जाके सागर से मिल जाती है, राइट। तो अगर ऐसे रिलेट करोगे ना, और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ अगर आपको करना आ गया तो जो एस्से का पेपर होता है आपका, तो एस्से के पेपर में क्या है, आपको चीज़ें लिखनी ही तो है कनेक्ट कर करके। तो अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आता है, किसी ऐसे टॉपिक पे ऐसे आता है जहाँ पे आपको साइकोलॉजी बतानी है, यूथ और आपके ओल्ड स्टेज में क्या क्या चैलेंज आती है, साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होती हैं, एथिक्स में अगर मान के चलो इन केस क्वेश्चन आ गया, तो मैं बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा पूछा नहीं गया, आप ये मत सोचना कि पूछा गया है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ऐसे में कोई टॉपिक दे सकते हैं। तो अगर आप यूथफुल स्टेज और ओल्ड स्टेज को मान के चलो ये रिवर्स रिलेट कर दिए, सोचे एग्जामिनर सोचेगा यार बंदा कितना सही मतलब कनेक्टिविटी कर रहा है, इसके पास मल्टी डायमेंशनल नॉलेज है, और वही तो चाहिए आपको एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, राइट। अब आ गया तो ओल्ड स्टेज में आपका एट अ रिवर माउथ सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड एज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्लोज, ठीक। सो एज द रिवर बिकम्स शैलोअर मोर डिपोजिशन अकर्स। तो सब चीज अपना त्याग रही है, डिपॉजिट कर रही है, फॉर्मिंग आइलैंड्स, braiding the main channel into multiple narrower channels as the sediment is laid down. The actual mouth of the river moves away from the source into the sea or lake forming a delta. अब देखो ये स्टेटमेंट अगर कोई ऐसे पढ़ेगा ना जो बिगिनर है, बोलेंगे यार इतना बड़ा स्टेटमेंट क्या हमें याद करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, आपको देखो पॉइंट्स में बनाने इसको। ओल्ड स्टेज है, क्या क्या देखा हमने, स्पीड स्लो हो गई, स्पीड स्लो, लो एनर्जी, लो एनर्जी, हाई डिपोजिशन, हाई डिपोजिशन, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स, यहाँ लिख देता हूँ शैलो रिवर, शैलोअर रिवर, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग आइलैंड, आइलैंड्स, डेल्टाज एंड ब्रेडेड स्ट्रीम्स। डेल्टाज और एस्चुरीज ऐड कर लेना, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, ये सब डिफरेंस पहले भी मैंने बता रखा है। तो समझ आ रहा है आपको कैसे पढ़ना होता है। ये आपने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, वहां से अपने लिए पॉइंट्स निकालो, कीवर्ड्स, राइट। स्पीड, स्लो स्पीड, लो एनर्जी, हाई डिपोजिशन, मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएटेड, शैलो रिवर, फॉर्मिंग आइलैंड्स, डेल्टाज, ब्रेडेड स्ट्रीम्स, और इसको आपको आंसर में लिखना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मेंस का अप्रोच क्या रहना चाहिए आपके लिए, है ना। हर चीज़ रटने मत बैठना, चीज़ों को समझना और कीवर्ड उसमें से निकालना, यही आपके नोट्स में आने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो ओल्ड स्टेज से रिलेटेड, तो आपके नोट्स में यही कीवर्ड्स आने चाहिए जिसको आप देखोगे और यूज़ करोगे, राइट। और डायग्राम बना देना अपने अकॉर्डिंग। तो मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो, अदरवाइज आप अब इससे भी अच्छी कोई वोकैबुलरी में अपना लिख सकते हो। ये तो पर्सन टू पर्सन वेराई करेगा, राइट। अब देखो, अब आपका आता है वैली फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने 3 स्टेज पढ़ लिया, अब एक एक स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यूथ स्टेज में देखो क्या था, आपका वैली फॉर्मेशन हो रहा था। अब वैली भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म होंगे, राइट। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। द एक्सटेंडेड डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड थ्रू विच ए स्ट्रीम फ्लोज थ्रू आउट इट्स कोर्स इज कॉल्ड अ रिवर वैली। तो ये इसने डिफाइन कर दिया रिवर वैली को, राइट। अब आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप सेम डेफिनेशन याद कर रहे हो, अगर याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो ट्राई दिस एक्सरसाइज, डू दिस एक्सरसाइज, राइट। आप खुद से डिफाइन करने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करो, रिवर वैली को आप कैसे डिफाइन करोगे अपने वर्ड्स में, ठीक है। यहां से आपने समझ लिया, अब इसको कोशिश करो अपने वर्ड्स में डिफाइन करने का। जैसे मान के चलो मुझे अगर डिफाइन करना हो तो हाउ आई विल डिफाइन, सो लेट्स थिंक।
तो मान के चलो मैं एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है, और रिवर वैली से क्वेश्चन आया, तो मैं सिंपल लिख दूंगा कि वैली इज डिप्रेशन क्रिएटेड बाय रिवर in its youthful stage through which river flows। हो गया, ये मेरा डेफिनेशन है, आपका डिफर कर सकता है, राइट। तो इस टाइप से आपको सोचना है, अपना खुद के लैंग्वेज में कोशिश करना डिफाइन करने का, जरूरी नहीं है कि आप सेम चीज डिफाइन करोगे, राइट। और ये काम करना जिस दिन सीख जाओगे तभी आप आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज आपको इंट्रो लिखने में दिक्कत होगी, कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होगी, बॉडी लिखने में दिक्कत होगी। तो इस लेक्चर का पर्पस यही है कि आपको सिर्फ टॉपिक ना पढ़ाओ, टॉपिक तो यार आप कहीं से भी पढ़ लोगे, कंटेंट तो आप कहीं से भी इकट्ठे कर लोगे, इसमें तो हम सब मास्टर होते हैं, है ना। लेकिन नॉलेज कंटेंट को पढ़ने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है आंसर में, वो आपको यहाँ सीख के जाना है, यही लेक्चर का पर्पस है। फिर देखो आगे, एट अ यंग स्टेज वैली इज डीप एंड नैरो विथ स्टीप वॉल लाइक साइड्स एंड अ कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक है। तो यंग स्टेज में क्या क्या होता है, कीवर्ड देख लो, स्टीप वॉल लाइक साइड्स, कॉन्वेक्स स्लोप, वैली इज डीप एंड नैरो, 3 कीवर्ड निकाल लिया। फिर इरोजनल एक्शन हेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल डाउन कटिंग नेचर, द प्रोफाइल ऑफ द वैली हेयर इज टिपिकली वी शेप। तो आई होप समझ आ रहा होगा, देखो इन्होंने यूज किया वर्टिकल डाउन कटिंग, राइट। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड ऊपर पढ़ लिया, तो जहाँ पे आपको आगे मौका मिलेगा लेटरल इरोजन यूज करने का, वहाँ लेटरल इरोजन यूज कर लेना, हेडवर्ड इरोजन का मौका मिलेगा तो हेडवर्ड इरोजन यूज कर लेना, ठीक। तो वो सारे कीवर्ड्स यूज जरूर करना है अगर कुछ चीज सीख लिया है तो। फिर देखो आगे, अ डीप एंड स्टीपर वैली इज ऑल्सो रेफर टू एज अ गॉर्ज, राइट। तो यही जब वैली आपकी डीप हो जाती है, तो जैसे मान के चलो ये आपकी वैली थी, ठीक है, ये और डीप हो गई, मतलब आपका वर्टिकल इरोजन होगा, ठीक है। इसको डाउन कटिंग भी बोल सकते हो, डाउन कटिंग जो हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, तो डाउन कटिंग हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, और डीप वैली क्रिएट हो रहा है, और इसी डीप वैली को हम क्या बोल रहे हैं, गॉर्ज, राइट। तो आप गॉर्ज को डिफाइन कर दोगे आप लोग इजिली, डीप एंड स्टीपर वैली, ये याद रखना बस, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गॉर्ज बोल रहे हैं। एंड मे रिजल्ट इन डाउन कटिंग इरोजन बिकॉज ऑफ रिसेशन ऑफ अ वाटरफॉल, राइट। तो देखो डाउन कटिंग यहाँ पे यूज किया, इरोजन बिकॉज ऑफ रिसेशन ऑफ अ वाटरफॉल। फिर देखो, अ गॉर्ज इज अ वैली विच इज मच नैरोअर कंपेयर टू इट्स डेप्थ, राइट। तो जो आपका गॉर्ज होता है ना, ये नैरोअर होता है, वैली आपका क्या होता है, वाइडर होता है। अब यही गॉर्ज जब लैटरल इरोजन होगा इसमें, राइट, तो ये आपका किसका शेप ले लेंगे, कैनियन। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। देखो अगर वैली है, वैली में अगर जब आपका वर्टिकल इरोजन मतलब आपका डाउन कटिंग हो रहा है, राइट, तो डाउन कटिंग हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, आपका गॉर्ज का शेप ले रहा है, मतलब वैली आपकी डीपनिंग हो रही है। और जब वैली वाइडनिंग होगी, मतलब इसमें जब लैटरल इरोजन होगा, राइट, इसमें जब आपका लैटरल इरोजन होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैनियन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज रिलेशन याद रखना, वही यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिफ्स और स्टीप वॉल्स एंड इट इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय मोर इंटेंस इरोजनल फोर्सेस सच एज रैपिड इरोजन ऑफ अ रिवर थ्रू रेजिस्टेंस रॉक, ठीक। अब यहाँ का एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर इन एरिजोना यूएसए, राइट। और ये यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन भी दे रखा आपका, एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गॉर्ज इज कॉल्ड कैनियन। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है मेंस में, ठीक है, आपको वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है। तो याद रखना ग्रैंड कैनियन का एग्जाम्पल जो कि कोलोराडो रिवर पे है, आपके कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। कोलोराडो रिवर आपके कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। फिर देखो हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली किसको बोलते हैं हम, अ ट्रिब्यूटरी वैलीज लाई अबव द मेन वैली एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ स्टीप स्लोप डाउन विच स्ट्रीम में फ्लो एज अ वाटरफॉल और सीरीज ऑफ रैपिड, राइट। तो ये देखो, ये जो आपका वी शेप्ड वैली था, ठीक है, तो वी शेप्ड वैली का जो आपका वॉल होता है ना, वॉल ये जो कि आपका काफी स्टीप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली बोलते हैं। और यहाँ से जब आपके वाटर फ्लो के इस डायरेक्शन से जब आती है, राइट, तो इट सीम्स लाइक अ वाटरफॉल। देन एज दिस साइकिल्स अटेन मैच्योरिटी द लैटरल इरोजन बिकम्स प्रोमिनेंट, राइट, एंड वैली फ्लोर फ्लैटन्स आउट। तो जब आपका धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में रिवर पहुंचता है, तो क्या होता है, आपका लैटरल इरोजन होता है, मतलब वैली वाइडनिंग। तो जब भी लैटरल इरोजन होगा तो वैली वाइडनिंग होगी, जब भी आपका डाउन कटिंग होगा तो वैली डीपनिंग होगी। ये चीज एकदम माइंड में फिट कर लेना, मसल मेमोरी में एकदम फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हाईलाइट भी कर लो आप साथ के साथ, मैच्योरिटी, वैली फ्लोर फ्लैटेंस, यू शेप्ड, ब्रॉड बेस, कॉन्केव स्लोप, ठीक। और हाँ, एग्जाम में जब भी आप मेंस आंसर लिखते हो, तो जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हो जो आपको पता है कि मेरे को ये एग्जामिनर को हाईलाइट कराना है ना, कि ताकि एग्जामिनर ये पढ़े और उसको आइडिया लगे, तो आप एक बार नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, इससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पढ़ना है। बच्चा खुद चाहता है कि
जो भी एस्पिरेंट है वो खुद चाहता है कि हाँ ये चीज़ मैं पढ़ूँ, राइट। फिर यही रिलेशन दे रखा है, ये डायग्राम बना के आ जाया करो, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके मेंस में हेल्प करेंगे। तो यंग स्टेज को ऐसे दिखा देना, मैच्योर स्टेज ये हो गया, वाइडनिंग ऑफ वैल्यू हुई, और ओल्ड स्टेज में क्या हुआ, इसमें डिपोजिशन होने लगा, राइट। तो यहाँ डाउन कटिंग, यहाँ लैटरल इरोजन और यहाँ पे डिपोजिशन। अब आ जाओ मेजर फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। तो अब तक हमने प्रोसेस देखा, स्टेजेस देखे, अब जो रियल में लैंडफॉर्म्स जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि फ्लूवियल प्रोसेस से बने हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो वाटरफॉल। तो वाटरफॉल आप देखते भी हो, है ना। अगर मान के चलो वाटरफॉल को आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, इट इज सिंपली द फॉल ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, राइट। तो जब आपकी इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ये रिवर में ही हो सकता है इतना पानी, है ना, रिवर या फिर जो भी लेक से आपकी स्ट्रीम आ रही है, तो इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर जब फॉल डाउन करता है, राइट, फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। और एग्जाम में इतना भी दिमाग नहीं काम कर रहा तो ये दोनों वर्ड को तोड़ दो, ठीक है। तो द फॉलिंग डाउन ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रेटर हाइट इज नोन एज वाटरफॉल। सिंपल लैंग्वेज में भी कर दो, क्योंकि आपका जो बेसिक मतलब है कन्वे करना है आपको, राइट, समझाना है मतलब। फिर दे आर मोस्टली सीन इन द यूथ स्टेज ऑफ द रिवर। और वाटरफॉल ज्यादातर आपको ऐसे स्ट्रक्चर में मिलेंगे ना, ये तो आप लॉजिक से डिराइव कर सकते हो, जहां पे आपका हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा तो वो क्या होगा, आपका हाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब वो घुल जाएगा, राइट। तो आपको जहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको जो स्टोन्स मिलते हैं, जो रॉक मिलते हैं, वो आपके ओल्ड मैच्योर रॉक होते हैं। ये सब जब आप रॉक सिस्टम पढ़ते हो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप देखते हो। फिर रीजंस फॉर फॉर्मेशन क्या क्या है आपका, तो रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स, तो मैंने बता दिया आपको कि रॉक रेजिस्टेंस कब दिखाएगा, अगर मान के चलो इग्नियस रॉक हुआ, राइट, या फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक हुआ, तब जाके आपके वाटरफॉल फॉर्म होगा। नहीं तो आपको पता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लूज होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हर सेडिमेंट्री रॉक लूज है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द जो सेडिमेंट्री रॉक है लूज होते हैं। तो इसलिए जो रॉक चाहिए वो आपके क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो कि आपके वाटर फ्लो को रेजिस्ट कर सके, है ना। नहीं तो वो क्या होगा, घुल जाएगा, इरोड हो जाएंगे। सो रीजन फॉर फॉर्मेशन में पहला पॉइंट है रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स, दूसरा पॉइंट है रिलेटिव डिफरेंस इन टोपोग्राफिक रिलीज, तीसरा फॉल इन सी लेवल एंड रिलेटेड रेजुविनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे आप देखो जो वाटरफॉल की बात कर रहे हैं हम, तो वाटरफॉल ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ लैंड पे ही देखने को मिलता है, बल्कि आपके अंडर वाटर भी आपके वाटरफॉल होते हैं। जैसे जो ओशन में देखते हो ना, तो अभी रिसेंटली खोज हुआ था जिसको बोल रहे हैं हम हाईएस्ट हाइट का वाटरफॉल डेनमार्क के पास। आप करंट अफेयर में पढ़े होंगे, डेनमार्क में आपके अंडर ओशन सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल मिला है। तो ऐसा नहीं है कि वाटरफॉल सिर्फ आपको लैंड मास पे ही दिखेंगे या कॉन्टिनेंट्स पे ही दिखेंगे, ये आपके अंडर वाटर भी होते हैं, अंडर ओशन भी आपको बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओशन है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन का मतलब मैं बेसिकली आपको समझाना चाहता हूँ। तो मान के चलो ये ओशन है, ठीक है, और ये ओशन के अंदर कोई वाटरफॉल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ये मान के चलो ये ओशन के अंदर कोई वाटरफॉल एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपका क्या हुआ, जो पढ़ के आए हो ना आप ट्रांसग्रेशन वगैरह, तो जब आपका सी लेवल क्या होगा, डाउन होगा। जब आपका सी लेवल कम होगा तो ये क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगा, राइट। तो अब इसी को अगर मैं आगे बना के दिखाऊं तो ये अब आपका क्या हुआ, एक्सपोज हो गया, और ओशन लेवल मान के चलो आपके नीचे आ गया। तो यहाँ से अब जो वाटरफॉल हो रहा है, राइट, तो ये हमें दिखेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, फॉल इन सी लेवल एंड रिलेटेड रेजुविनेशन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, रीजन फॉर फॉर्मेशन है। इस टाइप से भी आपका वाटरफॉल फॉर्म होता है। और उसके बाद अर्थ मूवमेंट्स तो है ही है। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हो, जोग और गेरोसप्पा फॉल्स ऑन सारावती रिवर। अब देखो ये जो चीज़ है, ये आपको अलग से एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है क्या, प्रीलिम्स में कितनी बार पूछ रखा है ना, गेरोसप्पा वाटरफॉल पे आपके। तो ये चीज़ आप याद कर लो, ये सब एग्जाम्पल जो प्रीलिम्स में आप याद करते हो ना, प्रीलिम्स में स्पेसिफिक पढ़ते हो, उसी को यूज़ भी करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स पढ़ लिया, आप मेंस के लिए कुछ अलग से हमें पढ़ना है, नहीं, प्रीलिम्स का नॉलेज भी आपको यूज़ करना है, खासकर जब एग्जाम्पल आप लिख रहे हो तो, राइट। फिर देखो पॉट होल्स, तो पॉट होल्स मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपकी वाटर हाइट से जब गिरती है, राइट, तो वो क्या करती है, उस जगह के जो फीचर्स है उसको इरोड कर देती है, राइट। जो भी रॉक सिस्टम है या जो भी सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको इरोड कर देती है। तो एक आपका गड्ढा जैसा क्रिएट हो जाता है। तो खासकर ज़्यादातर ये आपको जहाँ पे वाटरफॉल्स होते हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। तो पानी जब आपकी हाइट से गिरती है तो यहाँ पे आपके एक डिप्रेशन क्रिएट कर देती है, स्मॉल डिप्रेशन, उन्हीं को हम बोल रहे हैं पॉट होल्स। So the kettle like small depression in the rocky beds of the river valleys are called potholes, which are usually cylindrical in shapes. ठीक है। फिर pothole drilling is the mechanism through which the grinding tools, means fragment of rocks, example boulders, angular rock fragments, etc., when caught in the river water eddies or swirling water starts dancing circularly
एंड ग्रिंड एंड ड्रिल द रॉक बेड्स ऑफ द वैलीज लाइक अ ड्रिलिंग मशीन। तो ये मैकेनिज्म समझ आ रहा है आपको? जो नेचुरल ड्रिलिंग मशीन होता है ना आपका, मशीन नहीं बोलना चाहिए इसको, नेचुरल ड्रिलिंग। तो देखो एक तो जो आर्टिफिशियल जो हम यूज़ करते हैं मैन मेड, राइट, तो ड्रिल क्या करता है आपका, ऐसे घूमता है और आपके गड्ढा कर देता है, राइट। वैसे ही आपके नेचर में भी एग्जिस्ट करता है ड्रिलिंग। कैसे? देखो जब आपके मान के चलो वाटर सर्कुलर मोशन में आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, धीरे 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 क्या करती है, डिप्रेशन क्रिएट करने लगती है, राइट। तो इसी को हम नेचुरल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हेन कॉट इन द रिवर वाटर एडीज, एडीज आपका क्या होता है, तो जेट स्ट्रीम पढ़ते हो ना, तो जेट स्ट्रीम में जो आपका फोर्थ साइकिल होता है, फोर्थ और फिफ्थ साइकिल, राइट, फिफ्थ साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम, उसमें क्या होता है, आप एडिस फॉर्मेशन देखते हो। एडिस फॉर्मेशन कब होता है, जब आपका जेट स्ट्रीम वेवी स्ट्रक्चर मतलब स्लो डाउन हो जाता है, अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है, और आपके जो ये एयर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर हेयर, ठीक है, ये आपके सर्कुलर पाथ में फॉलो होने लगते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ फॉलो होने लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं को हम छोटे छोटे जो सर्कुलर मोशन होते हैं उसको हम एडीज बोलते हैं। तो वैसे ही जो वाटर का सर्कुलर मोशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडीज बोल रहे हैं। और स्वेलिंग वाटर स्टार्ट्स डांसिंग सर्कुलरली, देखो कितना इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हुए हैं, राइट, डांसिंग, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो। एंड ग्रिंड एंड ड्रिल द रॉक बेड्स ऑफ द वैलीज लाइक अ ड्रिलिंग मशीन। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन दे दस फॉर्म स्मॉल होल्स विच आर ग्रेजुअली इनलार्ज बाय द रिपीटेशन ऑफ द सेड मैकेनिज्म, द पोर्ट होल्स गो ऑन इंक्रीजिंग इन बोथ डायमीटर एंड डेप्थ। तो यही पोर्ट होल्स जब आपके बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है, जैसे इतना से शुरू हुआ, फिर ये बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, राइट। सो यहाँ पे वही लिखा है, पॉट होल ड्रिलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वैली डीपनिंग। तो आप लोग सोच रहे होगे ना कि रिवर अगर कर भी रहा है तो कैसे कर रहा है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि अगर मान के चलो इतना हार्ड रॉक स्ट्रक्चर को भी अगर रिवर कट डाउन कर दे रहा है, डाउन कटिंग कर रहा है, लैटरली इरोजन कर दे रहा है, तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो एक मैकेनिज्म आपका पोर्ट होल ड्रिलिंग है, राइट। फिर टेरेसेस देखो, तो टेरेस नाम से ही पता लग रहा है, तो टेरेस आप जब देखते हो तो कैसा होता है, स्टेयर्स जैसा होता है ना, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, तो ये बना के आ सकते हो। और ये आपका तो स्टीप बेंचेस अलोंग द रिवर कोर्स इन द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड टेरेसेस, ठीक। तो डेफिनेशन देख लो और कोशिश करना खुद के वर्ड में लिखने का आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस। देन टेरेस रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ फॉर्मर वैली फ्लोर्स एंड रेमिनेंट्स ऑफ फॉर्मर फ्लड प्लेन। तो हो सकता है आपका जो इनिशियल फेज में जो आपकी रिवर है यहाँ से फ्लो कर रही हो, ठीक है, इस लेवल से, राइट। उसके बाद धीरे धीरे रिवर का लेवल कम होते गया, ठीक है, फिर यहाँ से फ्लो करने लगी, तो आपका ये वाला पोर्शन एक्सपोज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो करने लगी, तो आपका ये दोनों पोर्शन एक्सपोज हो गया, राइट। फिर यहाँ से फ्लो करने लगी, तो ये आपका ऊपर ऐसे ये सारे पोर्शन आपके एक्सपोज हो गए। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, टेरेसेस बोल रहे हैं। सो दे आर स्टेप बेंचेस, स्टेप मतलब जो सीढ़ी जैसी होती है, अलॉन्ग द रिवर कोर्स, तो ये आपका रिवर है और ये आपका रिवर कोर्स है, इन द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड टेरेसेस। टेरेस रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ फॉर्मर वैली फ्लोर्स एंड रेमिनेंट्स ऑफ फॉर्मर फ्लड प्लेन, राइट। तो रेमिनेंट्स मतलब जो बचा हुआ पार्ट, लेफ्ट आउट पार्ट। अब इसमें दो है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड है। पेयर्ड में आपको यूनिफॉर्म दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो पेयर्ड में जो आपके ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी यूनिफॉर्म है, राइट। और अनपेयर्ड में अनइवन है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो यही है, ऐसे थोड़े कम चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर आपके यही मिलते हैं, अनपेयर्ड मिलते हैं, राइट। और दोनों टेरेसेस के ही टाइप है। फिर मियांडर्स, तो मियांडर में बता दिया, जब आपका कर्वी पाथ फॉलो करेगा रिवर, है ना, इन इट्स ओल्ड और मैच्योर स्टेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मियांडर करना, राइट। सो इट इज डिफाइंड एज प्रोनाउंस कर्व और लूप इन द कोर्स ऑफ अ रिवर चैनल। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आप देख रहे हो यही है, आप देख रहे हो ये नीचे डायग्राम है ना, यहाँ से भी आप चीज़ें समझ सकते हो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द आउटर बेंड ऑफ द लूप इन अ मियांडर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव इरोजन एंड वर्टिकल क्लिफ्स एंड इज कॉल्ड द क्लिफ स्लोप साइड। तो ये जो आपका है इसको एक्सप्लेन किया है। तो क्लिफ वगैरह ना हम जब मैं आपको कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में क्लिफ किसको कहते हैं, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज फ्लूवियल वाला थोड़ा लंबा है, तो आज फ्लूवियल वाला खत्म करके हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चे कुछ लैंडफॉर्म है वो सारा कवर कर लेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में ही हेल्प होगी काफ़ी। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे सीन मैं बता देता हूँ आपको, ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म हो रहा है और ये सारे लैंड फीचर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल आपका रिवर जब आपने मैच्योर स्टेज में है तो मेंडरिंग शुरू कर दिया, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेंडर कर रहा रिवर, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि ओवर द ईयर्स ये सेम पाथ फॉलो करेगा मेंडरिंग का, ये धीरे धीरे अपना साइड भी चेंज कर सकता है। तो हो सकता है अभी यहाँ से मेंडर कर रहा है, हो सकता है यहाँ से मेंडर करने लगे, राइट। तो अब मान के चलो जब यहाँ से मेंडर कर रहा था तो कुछ इसने डिप्रेशन क्रिएट किया होगा और उसमें कुछ पानी इकट्ठा हो गया होगा, राइट। तो इन केस अब मान के चलो ये है, अब ये इसका ओरिजिनल पाथ है
और इनिशियली इसने यहाँ से मियांडर कर रखा था, राइट, यहाँ से मियांडर कर रखा था, यहाँ से मियांडर कर रखा था, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सबो लेक बोल रहे हैं, ठीक। और ये आपका रिवर मियांडरिंग। अच्छा, जब आपका रिवर मियांडर कर रहा है तो कुछ डिपोजिशन कर रहा है यहाँ पे, उसी को हम बोल रहे हैं सी क्लिफ, ठीक है। तो थोड़ा इधर डिपोजिशन करेगा, थोड़ा इधर डिपोजिशन करेगा, थोड़ा इधर डिपोजिशन करेगा, राइट। तो आप देखते हो कि नदियों के किनारे आपके कई दूर तक कोई वेजिटेशन नहीं होती है ना, वो बेसिकली सैंड डिपॉजिट होता है, तो नदियों के द्वारा ही डिपॉजिट किया जाता है। और जो आप गाँव में नदियाँ देखते हो वो ऐसे सीधा तो फ्लो करती नहीं है, वो भी ऐसे मेंडर करती है ना। So the inner side of the loop is characterized by deposition and gentle convex slope and is slip off side and is called slip off side, right। तो ये slip off side और clip slope side, ये दोनों याद रखना। तो ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं स्लिप ऑफ साइड और बाहर के साइड को हम बोल रहे हैं क्लिप स्लोप स्लाइड। तो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। पहले आपका कॉनकेव क्लिप स्लोप स्लाइड इरोजन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हुआ, राइट। फिर देखो इसने अपना पाथ चेंज किया तो ये अबैंडन चैनल, अबैंडन मतलब कि अलग से चैनल बन गया, और फिर ये जब अपना पूरा पाथ चेंज कर लिया तो एक ऑक्सबो लेक फॉर्म कर दिया, राइट। तो अब इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट आपको। अब ऑक्सबो लेक्स वही उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दे आर टेम्पररी इन नेचर, ठीक है। इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ गंगा हैज लेफ्ट मेनी ऑक्सबो लेक्स टू द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट कोर्स ऑफ गंगा। तो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो, राइट। और ऑक्सबो लेक्स को हम बोलते हैं बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सबो लेक जो फॉर्म हो रहा है, तो शुरू में तो पहले इरोड हो रहा है, जो आपके मान के चलो जो रिवर का ओरिजिनल पाथ था मियांडरिंग का, ठीक, तो ये कुछ इरोड किया इस पोर्शन में, राइट। उसके बाद ये बाद में दूसरा पाथ इसने ले लिया मियांडरिंग का, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगा यहाँ पे और पानी भर गया, राइट। उसी को हम बोल रहे हैं ऑक्सबो लेक। तो इसलिए दोनों का एग्जांपल आपका बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशन। फिर पेनी प्लेन्स, अब देखो पेनी प्लेन्स क्या होता है, मोनार्डनेक्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। तो पेनी प्लेन्स मतलब आप कि जब आपका डेनुडेशन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, डेनुडेशन। तो शुरू में तो देखो कोई भी लैंडफॉर्म के साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, लैंडफॉर्म इवॉल्व होता है, लैंडफॉर्म बनना शुरू होता है। जैसे जब आपका यंग फोल्ड माउंट, जैसे आपका जब हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ तो शुरू में क्या हुआ, सबसे पहले आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। उससे भी पहले क्या था, जो आपका 33C का प्लेट था वो किससे टकराया, आपके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ट्रांस हिमालय फॉर्म हुआ। फिर आपके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालयाज फॉर्म हुआ, राइट। अब हिमालयाज अभी भी बोल रहे हैं कि हम इंच बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टिल इट इज इन मतलब अपने इनिशियल स्टेज में, इसीलिए तो हम इसको यंग फोल्ड बोल रहे हैं ना। लेकिन जब ये मान के चलो अपने यंग स्टेज से अपने मैच्योर स्टेज में चला जाएगा, राइट, मतलब अब जो है फोल्डिंग रुक जाएगी, ठीक है, तो इसका हाइट बढ़ना रुक जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन शुरू होगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी इरोजन नहीं हो रहा, अभी भी इरोजन हो रहा है, लेकिन जो इसका फॉर्मेशन का स्पीड है वो इरोजन के स्पीड से ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए हाइट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो अभी बोल रहे हैं कि हर साल आपके कुछ सेंटीमीटर आपका जो हिमालयाज है कुछ इंच बढ़ रहा है, राइट। लेकिन जिस दिन आपका जो फॉर्मेशन का स्पीड है वो इरोजन के स्पीड से स्लो हो जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, हाइट कम होना शुरू हो जाएगी, राइट। अब वो धीरे 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 जब हाइट कम होगी, तो अरावली का एग्जांपल ले लो, तो अरावली क्योंकि आपका बहुत पहले फॉर्म हुआ है, हिमालय से बहुत पुराना है, राइट। तो अरावली का हाइट देखो कंपैरेटिवली हिमालय का बहुत कम है, ठीक है। तो अब मान के चलो आज से और मिलियन ऑफ ईयर्स बाद अगर आप अरावली देखने जाओगे तो हो सकता है अरावली क्या बन जाए, पेनी प्लेन बन जाए, राइट। तो वो इरोड होते होते, जैसे ये एक माउंटेन था, ये इरोड होते 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 ये एक प्लेन के लेवल पे आ गया, राइट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेनी प्लेन्स बोल रहे हैं। तो कुछ आपको छोटे छोटे बस स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, जैसे ये आपका प्लेन है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, राइट। और जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मोनार्डनॉक्स बोल रहे हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया, पेनी प्लेन और मोनार्डनॉक। अब एक टर्म आता है पेडी प्लेन, ठीक है। तो पेडी प्लेन क्या होता है आपका, कि अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये आपस में मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, तो उनको हम बोलेंगे पेडी प्लेन, राइट। तो दोनों आपके क्या है, लेटर स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि जो पेनी प्लेन्स है ये आपके इरोजन से फॉर्म हो रहा है, और जो आपका पेडी प्लेन है ये आपके एग्रेडेशन से फॉर्म हो रहा है, राइट, ड्यू टू कोलेसेंस ऑफ रेमनेंट माउंटेन्स। तो आप डेफिनेशन पढ़ लो, अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो पेनी प्लेन्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन साइकिल, तो मैंने बता दिया ये आपका लगभग लास्ट स्टेज होता है। दिस रेफर्स टू एन अंडुलेटिंग फीचरलेस प्लेन। अब देखो ये जो कीवर्ड है अंडुलेटिंग, राइट,
तो अंडुलेटिंग फीचरलेस प्लेन अगर आपको डिफाइन करना तो याद कर लो, अच्छे से डिफाइन कर लोगे। तो दिस रिफर टू एन अंडुलेटिंग फीचरलेस प्लेन पंक्चुएटेड विथ लो लाइंग रेसिडुअल हिल्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक। और ये जो रेसिडुअल हिल्स है इसको मोनोएटनॉक्स बोल रहे हैं। जेंटली अंडुलेटिंग वेव लाइक ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लेन that in principle would be produced by fluvial erosion that would in course of geological time reduce the land almost to base level leaving so little gradient that essentially no more erosion would occur। तो यह काइंड ऑफ आपका लास्ट स्टेज है, अब इससे ज़्यादा क्या इरोजन होगा, राइट। फिर मोनोएडनॉक एन आइसोलेटेड हिल ऑफ बेडरॉक स्टैंडिंग कॉन्स्पिक्यूअसली अबव द जनरल लेवल ऑफ सराउंडिंग एरिया, राइट। तो अब देखो मैंने ये जो बताया, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे रेसिडुअल हिल्स के, राइट, तो उसको मैंने मोनोएटनॉक बताया। लेकिन एग्जैक्टली वही अगर मान के चलो रेसिडुअल हिल्स है, तो अभी इकट्ठे एक जगह बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो हम रेसिडुअल हिल्स बोल देंगे। लेकिन अगर मान चलो ऐसा ही कोई इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है, राइट, तो उसको हम मोनोएटनॉक्स बोलेंगे। तो मोनोएटनॉक्स आपका आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है, इसके आसपास और इसके जैसे स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेंगे। और वही आपका जो रेसिडुअल हिल्स है ये एक साथ, क्योंकि ये सारे एक ही स्ट्रक्चर से रोड होके ये बने हैं, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना। तो आई होप आप लोगों को मोनोएटनॉक्स समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो और जो मेजर फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है, तो इरोजनल हमने देख लिया, मोनोएटनॉक, पेरिप्लेन, ऑक्सबो लेक, मियांडर्स, टेरेसेस, ठीक है, पॉट होल्स, वाटरफॉल, ये सब देख लिया हमने। अब देखते हैं कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में पहले एलुवियल फैंस। अब मैंने बताया जो एलुवियल फैंस है ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपको यूथफुल स्टेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी आपके डिपोजिशनल फीचर हैं ये आपको अपने मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड इन यूथफुल स्टेज। तो जो देखते हो माउंटेन है, माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो माउंटेन के फुट पे भी ना एक फैन लाइक डिपोजिशन हो जाता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं एलुवियल फैन, राइट। व्हेन अ स्ट्रीम लीव्स द माउंटेन एंड comes down to the plains, its velocity decreases due to the lower gradient. As a result, it sheds a lot of material which it had been carrying from the mountains at the foothills, right? तो ये जैसे आपका ये माउंटेन है, यहाँ पे से जब रिवर निकल रही है तो इसके फुट हिल्स पे क्या करेगी, वो एलुवियल फैन के फॉर्म में डिपॉजिट करेगी, राइट। फिर देखो नेचुरल लीव्स। तो नेचुरल लीव्स क्या है आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन तो आप अगर एक बार समझ जाओगे तो खुद ही लिख लोगे। और यहाँ पे जो कुछ कुछ फीचर्स है आप खुद रीड कर लेना, यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है। उसके बाद नेचुरल लीव्स में, नेचुरल लीव्स कैसे होते हैं आपके, देखो जब आपका रिवर फ्लो करता है तो वो प्लेन को इरोड भी तो कर रहा है ना वो साथ के साथ, तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं नेचुरल लीव्स, जो आपका डिप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है। सो दीज आर नैरो रिजेस ऑफ लो हाइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर। तो जब आपके मान के चलो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये जैसे मान के चलो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपकी रिवर फ्लो कर रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल लीव्स। अबाउट डेल्टा, ठीक है, तो आज से तो पढ़ नहीं रहे हो डेल्टा, बहुत बार पढ़ रखे होगे, बस वही है, सिंपल है। डेल्टा इज अ ट्रैक्ट ऑफ एलुवियम एट द माउथ ऑफ अ रिवर। तो जब आपका रिवर जब आपके सी से मिलती है, वेयर इट डिपॉजिट मोर मटेरियल दैट कैन कैरीड अवे, राइट। द रिवर गेट्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज विच में फर्दर डिवाइड एंड rejoin टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, राइट। अ डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस। तो दो तरीके से आपका डेल्टा फॉर्म हो रहा है। एक तो लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर रिड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द चेक टू इट्स स्पीड, ठीक है। तो जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है रिवर की, वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है जब उसका स्पीड रिड्यूस होता है, तो राइट। वही जब आपकी यूथफुल स्टेज में रहती है तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो आपकी रिवर होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है, अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। फिर ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा, क्ले पार्टिकल्स कैरिड इन सस्पेंशन इन द रिवर कोएगुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर एंड आर डिपॉजिटेड। तो बहुत बार जो आपके क्ले पार्टिकल्स साथ में रिवर के साथ फ्लो होके आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अगर मान के चलो कोई सॉल्ट कोई रॉक है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट, तो उसके साथ क्या करेंगे, कोगुलेट कर लेंगे। कोगुलेट मतलब मिल जाना, ठीक है, मिल के एक नया आपका डिपोजिशन अकर हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, दे आर डिपॉजिटेड। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स आर कैरिड फादेस्ट टू द एक्यूमुलेट एज बॉटम सेट बेड्स, राइट। तो जो सबसे फाइनेस्ट वाले होंगे ना पार्टिकल, छोटे छोटे, वो सबसे दूरी पे डिपॉजिट होंगे। शुरू में सबसे पहले बड़े वाले हो जाएंगे, फिर धीरे 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 जो सबसे फाइनेस्ट वाले पार्टिकल है, ठीक है, वो सबसे दूरी पे डिपॉजिट होंगे। टाइप्स देख लो, आर्कुएट है, बर्ड फुट है और कस्पेट है, ठीक है। तो आर्कुएट जो होता है आपके ऐसे फैन शेप में होता है, बर्ड फुट में आपको ऐसे बर्ड फुट दिखेगा, राइट। तो मान चलो ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो गई और डिफरेंट डिफरेंट जगह डिपॉजिट कर दी। कस्पेट में ट्राइंगल स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन ऑलमोस्ट नील डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट नहीं हुई, ये रिवर आई, ठीक है, और ऐसे मिल गई, तो इसको हम बोल रहे हैं कस्पेट, जो कि आपके इन्वर्टेड ट्रायंगल के शेप में, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, ऑलमोस्ट नील डिस्ट्रीब्यूटरीज। एस्चुरीज, एस्चुरीज आपका क्या होता है,
तो देखो ये डेल्टा से कैसे डिफरेंट है, एस्चुरी में जो रिवर होती है ये आके आपके सी से क्या होती है, मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो थोड़ा नैरोअर डिपोजिशन होता है पहले, जैसे देखो ये है आपके सी, ये है आपकी रिवर, तो रिवर आई और सी के अंदर चली गई, राइट। तो यहाँ पे आपका इकोटोन जोन फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो आपका डिपोजिशन होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्चुरीज बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो, हडसन एस्चुरी, राइट। अब ये सब मैं बहुत डिटेल में समझा रखा हूँ जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, तो यहाँ क्योंकि मेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम डायग्राम मैं नहीं दिखा सकते, यहाँ से इस डायग्राम से आप समझ जाओ। फिर देखो रिजुविनेशन में चेंज इन स्टेज ऑफ इरोजन ऑफ रिवर ड्यू टू टेक्टोनिक ऑफ क्लाइमेटिक एक्टिविटीज, राइट। तो जो इरोजन है आपका चेंज कब होता है स्टेज, कि कब बोलेंगे हम यूथफुल से मैच्योर में चला गया, मैच्योर से आपके ओल्ड में चला गया, फिर उसके बाद वापस से यूथफुल में कोई आया, राइट। तो ये किन वजह से चेंज हो रही है, तो इधर टेक्टोनिक एक्टिविटी से, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके प्लेट है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और नहीं तो आपकी क्लाइमेटिक चेंज, मतलब सी लेवल अगर राइज करेगा या फॉल करेगा तो आपको अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, राइट। सो पॉजिटिव में क्या होता है, सी लेवल राइज करता है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, और नेगेटिव में क्या होता है आपका सी लेवल रिड्यूस करता है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। So sea level rises with respect to land. Positive as now the work of the agents of erosion is reduced. The sea level has risen so they now have to work less. This is good news for them. So positive. तो देखो कितना ये सार्केस्टिक वे में लिखा है कि जब आपका पॉजिटिव होता है, सी लेवल जब आपका बढ़ जाता है, राइट, तो जो आपके एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं इनका काम कम हो जाता है। क्यों काम कम हो जाता है, क्योंकि अब सी का लेवल बढ़ चुका है तो अब वो इरोजन कर लेगा, राइट। सो ये इनके लिए क्या है, पॉजिटिव खबर है, इसलिए पॉजिटिव है, ये ऐसे याद रख सकते हो। वैसे नेगेटिव में सी लेवल रिड्यूस हुआ तो भाई अब इनका काम बढ़ गया, राइट, इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, तो इसलिए इनके लिए नेगेटिव बात हो गई। और फीचर इसमें कैसे देखने को मिलेंगे आपको, इंसाइज्ड मिएंडर्स और वैली इन वैली। अब देख लो ड्रेनेज पैटर्न लास्ट में। अब देखो ड्रेनेज पैटर्न में आप क्या क्या समझते हो, मैं बहुत आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। ड्रेनेज पैटर्न में दो टाइप का आप देखते हो, आपको सेग्रीगेशन करना है तो अगर ये फ्लोचार्ट याद रखना तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हो कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। ब्रीफली समझते जाओ। कॉन्कॉर्डेंट वो आपके ड्रेनेज पैटर्न होते हैं जो कि आपके रॉक अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली फ्लो करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर। जो आपके डिस्कॉर्डेंट होते हैं, जो अभी मैंने बताया वो डिस्कॉर्डेंट का बताया, ठीक है, सॉरी वो रिवर्स हो गया। और कॉन्कॉर्डेंट में जो आपके ड्रेनेज पैटर्न है वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, जो जिस पे वो फ्लो कर रहे हैं, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड कर रहा है उनका पाथ, राइट, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्कॉर्डेंट। अच्छा, डिस्कॉर्डेंट में दो एग्जांपल आप देखते हो, किसका किसका, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, राइट। और कॉन्कॉर्डेंट में क्या क्या एग्जांपल देखते हो आप, तो कंसिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट, राइट, ये चार हो गए। अब उसके बाद फिर डिफरेंट आप देखते हो, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल, सेंट्रीपिटल, तो वो आपके कॉन्कॉर्डेंट के ही पार्ट हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना डिवीजन। अब हम देखते हैं, राइट, तो इसको भी, अच्छा यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट में क्या डिफरेंस है, तो मान के चलो ये आपका एक स्लोप है, राइट, तो कॉन्कॉर्डेंट वाले वो जो कि अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर जो स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा उनका फ्लो, राइट। तो जो कॉन्सिक्वेंट है आपका, ये वो रिवर है जो कि जब आपका स्लोप फॉर्मेशन हुआ उसके बाद ये रिवर फ्लो होना शुरू हुआ एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ स्लोप, ठीक। तो ये जो आपका मास्टर स्ट्रीम हम इसको बोलते हैं, मास्टर स्ट्रीम। तो जो आपका ओरिजिनल मास्टर स्ट्रीम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट, राइट। अब इस मास्टर स्ट्रीम को इसके ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगे, तो जो इसके ट्रिब्यूटरीज इसको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सबसीक्वेंट, राइट। फिर अदर जो स्ट्रीम जो कि आपके मास्टर स्ट्रीम के ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, बट ये पहले जाके सबसीक्वेंट में मर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जाके ये सबसीक्वेंट आपके 90 डिग्री पे मास्टर स्ट्रीम से मर्ज कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रीसिक्वेंट, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक इट री इमर्ज, तो रीसिक्वेंट मतलब जो अदर ट्रिब्यूटरीज जो कि आपके मास्टर स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद आपका होता है ऑब्सिक्वेंट। तो ऑब्सिक्वेंट क्या है, आपका मास्टर स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है
ऑब्सिक्वेंट में इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, राइट। तो ये हो गया आपका ऑब्सिक्वेंट। तो ये डिफरेंस याद रखना, डायग्राम याद रखना और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना एक एक लाइन में, अगर एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न में। तो अब यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन है वो देख लो आप। तो सबसे पहले आपका डेंड्राइटिक, और उसको पिनेट भी बोलते हैं हम। सो डेंड्राइटिक आपका कैसा शेप होता है, जैसे आप नर्व्स देखते हो ना, न्यूरॉन्स देखते हो, राइट। तो ये इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है जनरली, ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे आके डिफरेंट डिफरेंट आपके ट्रिब्यूटरीज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो आके मेन स्ट्रीम से मर्ज कर जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मास्टर स्ट्रीम है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आपके आके यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, और फिर ये आपका मास्टर स्ट्रीम भी आपके ट्रिब्यूटरीज में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज में आपके डिवाइड हो रहा है, राइट। सो दिस इज एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप पैटर्न। तो जैसे आपको ट्री ब्रांच दिखते हैं वैसे ही आपको ये ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जो इंडिया में आपकी मेजर रिवर नेटवर्क है वो डेंड्राइटिक ही पैटर्न फॉलो करती है, राइट। सो एग्जाम्पल इंदस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गंगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ट्रेलिस में तो देखो ट्रेलिस वाला पैटर्न तब फॉर्म होगा ना, क्योंकि ट्रेलिस आपका क्या है, ये आपका कॉन्कॉर्डेंट है। तो ट्रेलिस वाला पैटर्न तब फॉर्म होगा जब आपके जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर है वो थोड़े हार्ड होंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है जनरली, जो आपका मास्टर स्ट्रीम है वहाँ पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो 90 डिग्रीज पे आके मर्ज करती है, राइट। तो ये याद रखना, बस इतना याद रखना। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न द शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज मेट द मेन स्ट्रीम, राइट एंगल्स एंड डिफरेंशियल इरोजन थ्रू सॉफ्ट रॉक्स पेव वे फॉर ट्रिब्यूटरीज। तो इसका एग्जाम्पल है सीन, फ्रांस, राइट। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना ट्रेलिस का, एक एक एग्जाम्पल भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। फिर देख लो रेक्टेंगुलर, राइट। तो रेक्टेंगुलर में क्या क्या हो रहा है कि जो आपका मास्टर स्ट्रीम है वो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, राइट। तो जैसे जो मास्टर स्ट्रीम है वो आपके 90 डिग्री पे बेंड हुआ, फिर 90 डिग्री पे हुआ, फिर 90 डिग्री पे हुआ, फिर 90 डिग्री पे हुआ, राइट। और इसको जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी आके ज्वाइन कर रही है 90 डिग्रीज पे, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट। तो ट्रेलिस में हम देख रहे हैं कि मास्टर स्ट्रीम सीधा था, उसको जो डिस्ट्रीब्यूटरीज आके ज्वाइन कर रही हैं वो सॉरी जो ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन कर रही हैं वो 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर में मास्टर स्ट्रीम भी आपके 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है, और फिर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी आके 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही है, राइट। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोलोराडो रिवर इन यूएसए और महानदी रिवर इन इंडिया। यही सेम एग्जाम्पल कोलोराडो रिवर वाला आपने कहाँ देखा था, कैनियन में, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, जो कि किस पे था, कोलोराडो रिवर पे था। तो आप वैसे रिलेट करना और याद भी करना है। और उसके बाद एंगुलर में तो द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल, राइट। तो आप 90 डिग्री पे ना ज्वाइन करके एक्यूट एंगल पे जब ज्वाइन करें तो उनको हम एंगुलर बोल रहे हैं। फिर आपके ग्रुप ड्रेनेज पैटर्न में क्या क्या होता है, पैरेलल, रेडियल, एनुलर और सेंट्रीपिटल, राइट। तो पैरेलल में जनरली जो आपके ट्रिब्यूटरीज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। रेडियल में आपका क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर होता है, वहां से आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रीम्स निकलते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक। तो आपका एक मान के चलो सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहाँ से आपके स्ट्रीम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन, तो इनको हम बोलेंगे रेडियल पैटर्न। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है अमरकंटक प्लेट्यू में और सौराष्ट्र रीजन में। और अगर हम ग्लोबल एग्जांपल लें तो माउंट किलिमंजारो, राइट, जो कि आपका हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका भी है। फिर एनुलर, तो व्हेन द अपलैंड हैज एन आउटर सॉफ्ट स्ट्रैटम द रेडियल स्ट्रीम डेवलप सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज व्हिच ट्राई टू फॉलो अ सर्कुलर ड्रेनेज अराउंड द समिट, ठीक। तो जो आपका रेडियल निकल रहा था ना, जैसे ये रेडियल आपकी स्ट्रीम यहाँ से फ्लो हो रही है, तो इन केस मान के चलो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपके जो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है, तो सब्सिक्वेंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, ये होता है आपका सब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो कि मास्टर स्ट्रीम को 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है। तो वो क्या करेंगे, ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ आउटर सॉफ्ट स्ट्रेटम, ये आपके ट्राई करते हैं टू फॉलो अ सर्कुलर ड्रेनेज अराउंड द समिट। तो जैसे अगर आपका ये समिट है, टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं सर्कुलर पैटर्न फॉलो करने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक हिल स्ट्रीम्स ऑफ साउथ डकोटा, तो एग्जाम्पल याद रख लेना, बाकी बहुत कम चांसेस है एनुलर आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रीपिटल में तो देखो रेडियल में हमारा एक जगह से निकल रहा था डिफरेंट डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल में आपके एक डिप्रेशन है, यहाँ पे अलग अलग मतलब जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है वो आके एक जगह पे क्या हो रही है, अपने पानी को ड्रेन कर रही है, राइट। दिस इज सेंट्रीपिटल। सो दिस इज द सेंट्रल वाटर बॉडी, जहाँ पे आपके जो अलग अलग स्ट्रीम है डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक जगह आपके वाटर को ड्रेन कर रही है। तो इन अ लो लाइंग बेसिन द स्ट्रीम कन्वर्ट्स फ्रॉम ऑल साइड्स। एग्जाम्पल स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत, बागमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नेपाल, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है, फ्लूवियल इरोजन वाला। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा बचा हुआ है, कास्ट, एरिड, कोस्टल लैंडफॉर्म, ये सब हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को देखने के बाद आप जाके अभी विद इन
12 to 15 मिनट्स ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना लिखने का। ये एक्सप्लेन हाउ फ्लूवियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म। अब आई होप आप लोग लिख लोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे करना है आपको, फ्लूवियल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना, राइट। उसका टाइप्स बता सकते हो, उसका लैंडफॉर्म में सेग्रीगेशन करना मत भूलना, इरोजनल और डिपोजिशनल। फिर यहाँ के 2-3 एग्जाम्पल ले लो, डिपोजिशनल के 2-3 एग्जाम्पल ले लो, एक्सप्लेन कर दो, और सब में डायग्राम जरूर बना देना, राइट। तो इतना काम कर लोगे तो आपका समझो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया, राइट। तो कोशिश जरूर करना इस लेक्चर को देखने के बाद कि आप खुद से आंसर लिखो और डायग्राम के साथ, तभी जाके आपको इस लेक्चर का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस लेक्चर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। जय हिंद।